होगी 2024 के लिए हो, और जो लोग 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने समय के साथ किस तरह से तैयारी की जाएगी उस पर भी आपको एक पूरी एडवाइस मिल जाएगी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। अच्छा, आप सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और कल जो हमने हिमालय पे बात की थी हम उसी से आगे चलने वाले हैं। अगर आपके संशय हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हिमालय की हमने बात कर ली है। हिमालय की हमने क्या बात की है? हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? अभी तक हमने भू आकृतिक इकाइयों में हम भारत की विशेष भू आकृतिक इकाई जो भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर और पूर्व में जो पर्वत है हम उनकी बात कर रहे हैं। भारत के भू आकृतिक विभागों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम हिमालय की बात कर रहे हैं। हम यहाँ से हिमालय की उत्पत्ति को समझ चुके हैं। हिमालय की अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही हैं। वो ऑडियो वीडियो क्लियर है? धन्यवाद फातिमा। बाकी छात्र ऑडियो वीडियो यदि कोई समस्या है तो बताएं, अन्यथा हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आपकी क्लास में डेटा अधिक कंज्यूम होता है, तो क्लास शायद लंबी होती है, 2 घंटे की क्लास होती है, इसलिए होगा तो आपको डेटा तो मैनेज करना ही होगा। अब इसमें मैं शायद बहुत ज़्यादा सहायता ना कर पाऊँ। चलिए तो इसे देखते हैं। तो हमने बात की थी किस तरह से प्लेटें टकराई। पहले बीच में तैतीस सागर था, तैतीस सागर पिचकता चला गया और उसके अंदर के जितने भी निक्षेप थे, सागरीय निक्षेप, वो पिचकते चले गए और यहाँ पर वो एकत्रित होना शुरू हुए और तिब्बत का हिमालय बना। तिब्बत के हिमालय के बाद भी भारत की प्लेट आती है, बल्कि तो इस तरफ भारत की प्लेट है, इस तरफ यहाँ पर पहले कुछ ज्वालामुखी भी बने और ज्वालामुखी के बाद ये आगे चलते चलते आए हैं और यहाँ पर ये टकराएंगे। ये प्लेटें जब टकराती हैं ये हिस्सा बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तिब्बत का हिस्सा, यहाँ पे तिब्बती भाग, और उसके बाद हमारे हिमालय यहाँ आ जाएंगे। सभी लोग को क्लियर हो गया? ये हमने कल बात की थी। एक और बात आती है, अक्सर ये बात आती है कि हिमालय में भूकंप तो आते हैं, ज्वालामुखी आने की संभावना है या नहीं? तो उत्तर यह है कि ज्वालामुखी तब आएगा जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी। तो जब तक हमारे पास ये सागरीय प्लेट थी, ये हमारी यूरेशिया की प्लेट के नीचे क्षेपित होती रही। दिस प्लेट वाज गोइंग अंडर द प्लेट ऑफ यूरेशिया। एज लॉन्ग एज द प्लेट इज मेल्टिंग, जब तक एक प्लेट मेल्ट होती है, पिघलती है और उससे मैग्मा बनता है, तब तक ज्वालामुखी आने की संभावना रहती है। लेकिन जो भारत और यूरेशिया की प्लेट की स्थिति आज की है, टुडेज सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट इज कि ये एक महाद्वीप टकराव हो रहा है, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में नो प्लेट गोज डाउन, नो सबडक्शन हैपेंस। किसी भी एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपण नहीं होता है, इसलिए ज्वालामुखी आने की संभावना नहीं है। अच्छा है, ये विचार कल की क्लास से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और हमने ये भी बताया था किस तरह से कालक्रम में इन टाइम 70 मिलियन से यहाँ से चलते पहले कौन सा मोशन रहा? नॉर्थवर्ड मोशन रहा, उत्तर की दिशा में गया और फिर घूम के दरवाजा बंद हुआ। तो पहले पश्चिम में हिमालय बने और उसके बाद पूर्व में यहाँ तक हो गए। ठीक है, हम कल क्या बात कर रहे थे? ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे, जो हिमालय के उत्तर में बनी। ट्रांस हिमालय किसकी हमने बात की? ट्रांस हिमालय पर्वत। कल हमने इसी पे बात क्लास खत्म की थी। सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मेरी स्लाइड भी ओपन है। चलिए ट्रांस हिमालय से शुरू कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय सभी लोग जो बोलता जा रहा हूँ उसमें कुछ चीजें आप लिख सकते हैं। कल कितने बजे क्लास है? कल 3 बजे। 3 बजे मेरे ख्याल से यूट्यूब पर वो लगा भी हुआ है। यूट्यूब पर जो हमारा केजीएस का चैनल है उसमें वो लग गया है, उस पर एक थंबनेल लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब लाइव में। कल हमने आपको मानचित्र भी बनाना सिखाया था, किस तरह से मानचित्र बनाना है। थोड़ा सा जटिल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बात मैं कर रहा हूँ ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? पार हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय ये हमारे पामीर है, और ये जो हमारे ग्रेट हिमालय लिखा हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे नंगा पर्वत है। ये जो आप हमारा ग्रेट हिमालय देख रहे हैं, ग्रेट हिमालय, ये हिस्सा ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और पामीर के बीच में आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ऊपर पामीर, नीचे ग्रेट या महान हिमालय, इसके बीच में जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया, इसमें आता है हमारा, यहीं से शुरू कर रहे हैं, रोचक प्रसंग है, यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आया बच्चों? काराकोरम आया। सबसे पहले आया काराकोरम में हमने देखा भारत की सर्वोच्च चोटी। क्या नाम है भारत की सर्वोच्च चोटी का? जल्दी से बताएंगे, भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? केटू या ऑस्टिन गॉडविन, यहीं पर है। ऑस्टिन गॉडविन यहीं पर है। ठीक है, ऑस्टिन गॉडविन यहीं पर है। उसके अलावा काराकोरम के बारे में हमने क्या कहा? जल्दी से बताइएगा। केटू, ऑस्टिन गॉडविन, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू आ गया। यहाँ पर लिखा है केटू 8611। तो हमने केटू की बात की, 8611। यहीं पर हमने और भी कुछ चोटियां देखी हैं, राकापोशी और हरमोश, इस तरह से ये चली जाती है। ठीक है, तो इन सबको हमें याद नहीं करना है, हमें बस इतना ही याद करना। अब होता क्या है बच्चों, ये क्षेत्र बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। तो हमने कहा इसके उत्तर का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख को ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। आप देखेंगे जब मैं बोल रहा हूं तो दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूं। आई एम स्पीकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस। आप सबसे अनुरोध है कि बीच में क्लास को बाधित ना करें। सर हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले। आपने इंग्लिश लिया है तो आपका दायित्व होना चाहिए हिंदी भी पकड़ना है, इंग्लिश भी पकड़ना है। ठीक है, और किसी ने कहा सर आपने बताया सर काराकोरम को कृष्णगिरी भी कहते हैं। बिल्कुल सही है, कृष्णगिरी भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट में वर्षा कम होगी। वर्षा क्यों कम होगी? इसका उत्तर दे रहा हूं, देयर विल बी लेस प्रेसिपिटेशन ओवर हियर। यहाँ ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा क्यों यहाँ पर कम वर्षा होती है। यहाँ पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हाइट इज टू मच। और ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान कम हो जाता है। सो टेम्परेचर इज वेरी लो। हाइट इज हाई, टेम्परेचर इज वेरी लो। जब तापमान कम होता है तो वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, लिखते भी रहिएगा, वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होगा वो कैसे होता है? हिम के रूप में, स्नो के रूप में। हिम और स्नो, ये हिम और स्नो जो हम कहते हैं, इसमें ज्यादा पानी नहीं होता। पहला कारण अगर आपसे पूछे कि लद्दाख का क्षेत्र शुष्क क्यों है, यहाँ पे डेजर्ट क्यों है, तो डेजर्ट क्या होता है? पानी की कमी। इट इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। व्हाई? बिकॉज़ व्हाटएवर प्रेसिपिटेशन इज हैपनिंग, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस। जो भी यहाँ पर वर्षण हो रहा है वो हिमपात के रूप में हो रहा है और वो बहुत कम पानी लेता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा चीज, मानसून की हवाएं, मानसून भारत में जो वर्षा लाता है, मानसून की हवाएं यहाँ तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? मानसून की हवा यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि इनके बीच में पर्वत आ जाते हैं। दो कारण बताए। वर्षा
वर्षा होगी तो कैसे होगी? स्नो में होगी। स्नो में ज्यादा पानी नहीं होता। स्नो क्यों है? क्योंकि एरिया बहुत ठंडा है, ये एरिया बहुत ठंडा है। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, दूसरी जो समस्या है वो ये है कि मानसून की हवाएं जो आती हैं, ये मानसून बाकी हिमालय रोक लेता है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये रेन शैडो एरिया है। रेन शैडो या वृष्टि छाया, रेन शैडो या वृष्टि छाया, दो कारण। तो पहला हमने क्या कहा, यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं फटते, क्यों? क्योंकि प्लेटें नीचे नहीं जा रही। दूसरा हमने कहा यहाँ वर्षा भी ज्यादा नहीं होती है, वर्षा भी ज्यादा नहीं होती है हिमालय के उत्तरी भाग में, क्यों? क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोग? स्नोफॉल के लिए क्या होना आवश्यक है? ओम करना। देखो भाई, अगर इस तरह की बात करोगे तो इसका मतलब जो है आपने कोई और क्लास की नहीं, यहीं पर आ गए। स्नोफॉल क्या होती है? आसमान से जो प्रेसिपिटेशन होती है, वर्षण होती है, वही होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन तापमान अगर 0 डिग्री से नीचे हो, हिमांक से नीचे हो, तो पानी तो नहीं बनेगा ना, पानी तो नहीं बनेगा, ओस बर्फ बन के आएगा। अब पूछा सर बर्फ बनने के लिए क्या चाहिए, है ना? बर्फ बनने के लिए क्या चाहिए हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा सर? हवा ठंडी कैसे होती है? हवा ठंडी होती है सर, उसांक का क्या मतलब होता है सर? हिमांक का क्या मतलब होता है? आप समझ रहे हैं छात्र क्या करेगा? ये छात्र इस क्लास की गति को एकदम केंचुआ गति बना के लेंगना शुरू करेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो आपकी क्लासेस पहले हो गई है, जो आधारभूत सिद्धांत आपको बताए गए हैं, या तो लगाना सीखिए, और नहीं कर पा रहे तो रिवाइज करिए। ठीक है सर, ये 8611 क्या है? 8611 लकी नंबर है बेटा, इसको जो में खेलिएगा। जब हम बता रहे हैं K2 की ऊंचाई 8611, K2 के आगे ये लिखा कि नहीं, उसकी ऊंचाई लिखी है कि नहीं लिखी है? अभी क्या हो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं क्लास में क्या बात हो रही है, इसको एक ही चीज है, छाप। ये नंबर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? तो इस तरह के छात्रों को खास परामर्श है, बेटा ये सब मनोरंजन के लिए ठीक है, क्लास आफ्टर क्लास ठीक है, ये क्लास चल रही है, सुनिए, सुनने के बाद लिखिए, सुनने के बाद लिखिए। ठीक है, क्लास को इस तरह बाधित ना करें। सभी लोगों को जिनका बेसिक नहीं हुआ है वो प्लीज अपनी पिछली क्लास कर लीजिए और सिर्फ स्क्रीन को देखना बंद करें। तो ये हमने बात की काराकोरम के बारे में। काराकोरम के नीचे आती है बच्चों लद्दाख। ये कौन सी श्रेणी आती है? लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के बाद लद्दाख। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपनी एटलस खोल के रखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। आपको निश्चित रूप से लगेगा कि एटलस में भी दिया हुआ है, कोई खास बड़ी बात नहीं। सभी लोगों से अनुरोध है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, जो मैंने कहा जो सिर्फ छाप रहे होते हैं उनके लिए एक तरह से स्क्रीन क्लियर नहीं, क्यों? क्योंकि उसको छापना है। तो सभी लोग अगर ये मानचित्र खोलेंगे जरा, ये वाला मानचित्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इस मानचित्र में आपको लद्दाख श्रेणी भी लिखी होगी, उसके ऊपर काराकोरम भी लिखा होगा। जरा मार्क कर लीजिए कि आपके पास कोई हाइलाइटर है, हाइलाइटर से जरा एक बार देख लीजिए। मैं वेट कर रहा हूं, ऐसा मैं कोई जल्दी में नहीं, आप छापने की जल्दी में रहते हैं, मैं सिखाने की जल्दी में रहता हूं कि भाई सीख रहे हैं। तो काराकोरम दिखाई दे रहा है, यहीं पे बहुत बढ़िया से आपको सारे बटुला ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, वाइपो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर यहाँ पर लिखे, सारे ग्लेशियर बहुत बढ़िया क्रम में लिख जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपको डर ही नहीं लगेगा। अरे ये तो स्क्रीन, वो कह रही है सर सच में स्क्रीन क्लियर नहीं हो, गलत नहीं बोल रहा है। भाई मैं भी आपसे कह रहा हूँ स्क्रीन ना देखकर स्क्रीन की कुंजी ये देख लीजिए। आपकी एटलस तो क्लियर है, तो वो एटलस तो लिए ही नहीं, तो मुझे हम कह रहे हैं ये आपकी सफलता की कुंजी भाई, इसी में सब कुछ है। तो आप देखेंगे काराकोरम के दक्षिण में आएगी लद्दाख, दिखाई दे रहा है, लद्दाख श्रेणी दिखाई दे रही, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में आएगी झांसकर, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर। ये बात की हमने। यहां हमने बात की काराकोरम, फिर हमने बात की लद्दाख, और फिर हमने बात की झांसकर। काराकोरम, लद्दाख, झांसकर। हमारे पास एटलस भी नहीं है, हम दुखी भी रहते हैं, हम बेचारे भी हैं, हमको संवेदनाएं भी चाहिए। तो वो सब फिल्मों वाला काम छोड़ दीजिए, पास होने वाला काम करते हैं। अब तो हिमालय कल भी पढ़ा था ना, आपने एनसीईआरटी में पढ़ लिया हो, है ना? तो अब वो प्रश्न पूछता है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तर है तिब्बत से होता है। कौन सी झील है यहाँ पर? यहाँ पर मानसरोवर झील है और कैलाश श्रृंखला है। तो श्रृंखला का नाम कैलाश, श्रृंखला का नाम काराकोरम, लद्दाख, झांसकर। दिखाई दिया या नहीं दिया? पहले एटलस में आपके पास सफलता की कुंजी गई, आपको इतनी खुशी हो गई तो मेरे पास भी है, और आप उससे बिना घबराए पूरे आत्मविश्वास के साथ, अरे लो हम तो सोचते थे सर को ही पता है, यहीं पर सारा बता है। ठीक है, मिल गया। अब ये यहाँ से ये एक तो मानसरोवर झील है और उसी के साथ एक और झील है, राकास झील भी है, दो झीलें हैं। तो खैर हमें उनकी चिंता नहीं करनी, हमें देखना है हमारी नदी ऐसे निकलती यूं जाती है और फिर यहाँ मोड़ खा लेती है। एक और नदी यहीं से निकलती है, वो भी ऐसे अंदर जाती है। तो कल हमने प्रश्न पूछा था, ये सिंधु नदी है, इंडस, और ये क्या है? सतलुज नदी। और यहाँ पर एक नदी इन्हीं के पास से और निकलती है, वो यहाँ पर आकर फिर मोड़ खाती है। ये क्या है? ये है यार्लुंग सांगपो। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड की एटलस ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, आपने कोई और क्लास की नहीं, आप सीधा इस क्लास में आ गए, तो फिर मैं वही कहूंगा कि आप न जमा जानते, न घटा, न गुणा, न भाग, और सीधा कैलकुलस करने आए हैं, तो गलत बात है। तो सभी लोग हमने क्या बात देखी? काराकोरम में हमने खूब सारे ग्लेशियर देखे, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी से जुड़ेगी श्योक नदी, और फिर बनी सिंधु नदी। जरा देखिए, कहीं लिखा है श्योक नदी, मिल गया? थोड़ा सा एक बार नजर डालनी पड़ेगी, वहां लिखा लद्दाख पठार, वहां से निकल गई श्योक नदी, और श्योक नदी जाकर बाद में सिंधु में मिल जाएगी। तो एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूं लद्दाख जो श्रेणी है श्योक और लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज डिवाइड बिटवीन इंडस एंड श्योक। डिवाइड का मतलब जल विभाजक है। इसके बीच में उत्तर में श्योक और दक्षिण में सिंधु नदी।
दिखा दिया है। और ये जो हमारी लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी चली जाएगी तो इसमें आपको मिलेगा राकापोशी, ये इसकी सबसे ऊंची श्रेणी है राकापोशी, और उसके पश्चिम में बहती है गिलगिट नदी। गिलगिट नदी ये भी आकर क्या करेगी, सिंधु नदी में जुड़ जाएगी। तो सिंधु की सहायक नदियां भी हमें यहाँ पर दिखाई दे गई। ये कौन सी नदी, गिलगिट। गिलगिट, और गिलगिट के जहां पर ये मोड़ खाती है, यहाँ पर लद्दाख की सबसे ऊंची श्रेणी राकापोशी। राकापोशी, राकापोशी। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे लिख देता हूं, लद्दाख श्रेणी सर्वोच्च चोटी राकापोशी, राकापोशी, हाईएस्ट पीक राकापोशी। लद्दाख क्या नदी जल विभाजक भी है। सर नुब्रा नहीं लिखा हुआ, तो नुब्रा नदी ऊपर से आ रही है, इस चित्र में नहीं दे रहे हैं, तो श्योक से जाकर वो मिलेगी। चिंता न करें, नुब्रा की घाटी, नुब्रा की एक घाटी है, अभी आप उसे छोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया सभी लोग? श्योक नदी, गिलगिट नदी, ठीक है। गिलगिट नदी ये जो क्षेत्र है, जो गिलगिट नदी की मैंने आपसे बात की, गिलगिट नदी ये पीओके में आ रही, पीओके में आ रही, ठीक है। मैंने पहले कह दिया ये एटलस आपकी मदद कर देगी, ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए। मैं मेरे ख्याल से पहले विश्व भूगोल में ही छात्रों को बता चुका हूँ कि अगर आपको वनस्पति विश्व के जलवायु प्रदेश जानने हैं तो वो जो आपको हमने अभी एटलस फ्री में दिया उसमें वो नहीं है वो चीजें, तो ये वाली एक ले लीजिए। और एटलस में सारी चीजें लेटेस्ट होती हैं, सारी चीजें लेटेस्ट होती हैं, तो आप जितनी भी जानकारी चाहते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर लेटेस्ट डली हुई होगी, तो उसका यूज करिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा पठार, और पठार पे क्या लिखा है, लद्दाख प्लेटू और सोडा प्लेन लिखा है, लद्दाख प्लेटू, लद्दाख प्लेटू। तो लद्दाख एक उठा हुआ पठार है, क्लियर है? तो अब जिन लोगों के पास एटलस नहीं है तो वो क्यों जिद कर रहे हैं कि सर हमें राकापोशी अब दिखाइए, जब आपके पास एटलस ही नहीं है। जब आपके पास एटलस ही नहीं है तो कैसे कर देंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, क्लास के बाद इंटरनेट पे देख लीजिएगा अगर आपको देखना। क्लियर हो गया? लद्दाख प्लेटू, सोडा प्लेन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे नदी है, और नदी निश्चित रूप से नदी भी मिलेगी, गिलगिट नदी बिल्कुल मिलेगी। कहां पर है? पीओके की तरफ गिलगिट नदी भी है हमारे पास। ये एटलस दिखाई दे रही, हांसर की एटलस, ये पेज खोला कौन सा, ये वाला, और इसमें बहुत सुंदर साफ लिखा है गिलगिट। वो जो लोग ऐसा कहानी कर रहे हैं ना, हांसर की एटलस है हमें तो मिलता ही नहीं है, तो यहाँ गिलगिट है। यहीं पे पूरा सारे ग्लेशियर भी लिखे हुए, सारे के सारे ग्लेशियर भी यहाँ पर डाले हुए। श्योक नदी भी दी हुई है, लद्दाख भी दिया हुआ है, लद्दाख का प्लेटू भी लिखा हुआ है, बहुत ही क्लियर यहाँ पर लिख के दे दिया है। तो सर हमें नदी नहीं मिल रही है, सर क्या ये उसमें है काराकोरम? तो आप जितना भी खेल खेलना चाहेंगे वो खेल खेलते रहिए, इस एटलस में नहीं, उस एटलस में नहीं। तो अभी तक ये बचपना अगर आप कर रहे हैं तो बहुत से सीरियस बच्चे यहाँ पर है ना, सब हो जाएगा, सब समय व्यर्थ हो जाएगा। तो खेलना बंद कर दें। अब बोला कि सर आप ना एटलस इंग्लिश मीडियम का देख रहे हैं, अब एटलस भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जब एक एटलस हमने छापी है तो अब उसमें भी इंग्लिश हिंदी मीडियम। अब आप समझ रहे हैं इन्होंने विश्व भूगोल में भी किया था। और एक और बात बताइए मुझे कि हम 3 दिन से तो यही कर रहे हैं ना, क्या हमें घर जाकर एटलस खोलनी चाहिए? ये वो लोग हैं जो 3 से 5 मनोरंजन के लिए आ जाते हैं, और बीच में क्या है, मास्टर जी स्क्रीन में मजा नहीं आ रहा, मास्टर जी आप डेटा खा रहे हैं, वो जिनका इनसे कुछ लेना देना, सब कुछ मिल रहा है, मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है, सर हिंदी में भी मिल रहा है, सब लोगों को मिल रहा है। तो अब क्या मैं इन लोगों को एकदम से हटा सकता हूँ? ठीक है। और जो आपको नहीं मिल रहा क्या क्लास के बाद कर सकते हैं, क्लास के बाद ढूंढ सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, मार्क कर लीजिए। अब ये सूचना दे रहे हैं कि राकापोशी नहीं है हमारी एटलस में। अच्छा, सूचना मिल गई, अब क्या करूँ? मैंने तो यहाँ पे लिखवा दिया सर्वोच्च चोटी राकापोशी, क्या गलत किया? क्लास रोक देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को आगे नहीं बढ़ाते। सर मिल नहीं रही है, अच्छा मिलेगी तो जिस दिन मिल जाए उसी दिन आइए सुनेंगे, ऐसा है कुछ? तो सच में नहीं है, अब बता दी ना। एक बात बताइए, अगर एटलस में मिल गई तो क्या गारंटी आपको सब चीज याद हो जाएगी? तो मुझे हिंदी में मिल गया, इंग्लिश में मिल गया, तो पॉलिटिकल मैप पे साफ लिखा हुआ है। पूछ रहा हूँ, क्लास को तो बाधित कर रहे हो आप, जो खेल खेलने आते हो, आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई जानकारी आपको दे दी, लिख लीजिए, अगर नहीं मिली तो कर लीजिएगा, है ना। अब आप चाहते हैं कि सर नहीं मास्टर हंसाइए, थोड़ा मजा आइए, भाई हम तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, एक करके क्रमवार तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ताकि आपको समझ आए, है ना। तो ये खेल बंद कर दीजिए, और एक अच्छा नहीं लगता मास्टर जी कुछ बोले तो आप चैट में उल्टा सीधा बोल दिया करो, वैसे वाला, ठीक है, जो बोलना आप ही बोल दिया, कोई टेंशन नहीं। अगली बार नहीं मिल रहा होगा तो हम जिंदगी में सब मिल गया भाई, ठीक है, बंद करें। कोई क्लास कम से कम 5-7 मिनट इससे बाधित हुई कि नहीं? क्योंकि आज एटलस खुलवाई, घर जाके देखे नहीं है तो बता दिया, आंसर वाली एटलस भी रहती है मेरे पास, ऑक्सफोर्ड भी रहती है, कोई ब्लैक स्वान भी रहती है, इन सब में ऑक्सफोर्ड सबसे ज्यादा अच्छा कर रही है। क्यों अच्छा कर रही है? क्योंकि मोरलेस उसमें सारी जानकारी सभी लोगों से अनुरोध है, और भारत का भूगोल करें बहुत ज्यादा एटलस चाहिए होगी, तो ये वाला खेल बंद कर देते हैं, ये वाला खेल बंद कर देते हैं, ठीक है। तो कहाँ हो गई? लद्दाख श्रेणी होगी। लद्दाख श्रेणी एक जल विभाजक भी है, किसके बीच में? श्योक और सिंधु नदी के बीच में। लद्दाख के उत्तर में हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, एक ठंडा मरुस्थल है, यहाँ पर कुछ झीलें भी हैं, आपने देखी पेंगोंग सो कुछ झीलें हैं, तो वो झीलें भी यहाँ पर झील है, कहाँ पर? लद्दाख का पठार भी है वहां पर, और वहां पे सोडा प्लेन भी है, और ये कौन सी झील है? लवणीय झील, सलाइन लेक्स, ये सलाइन लेक्स यहाँ तक, ठीक है। इसके दक्षिण में आएगा जास्कर, जास्कर रेंज। यहाँ पर जब हम बात करते हैं जास्कर रेंज के दक्षिण में यहाँ पर एक बहुत अहम पास है, दर्रा है, जिसका नाम है बारालच्छाला। ला का मतलब तिब्बती भाषा में होता है दर्रा। दर्रा क्या होता है? दर्रा मैंने पिछली बार भी बताया, ये पर्वतों के बीच के प्राकृतिक गैप है, जिसके थ्रू आपको
चलने को मिल जाता है, उसे कहा जाता है बारह लच्छा ला है। और ये क्या करता है, अगर आपको हिमाचल में मनाली से लद्दाख में ले में जाना है, लद्दाख में कहां पे जाना है, ले में जाना है, तो उसकी सड़क बारह लच्छा ला से जाती है। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, लच्छा लिखेंगे, वो आप देख लीजिए, ये हो गया बारह लच्छा ला। क्लियर हो गया? अब आगे हम इसके चौथे भाग पर, जैसे में ऐसा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, लद्दाख का हमने लिख लिया है, और बारह लच्छा जो है कुछ लोग इसको लाचा लिखना है, जैसा लिखना चाहे, जो भी आपको हिंदी में लिखना है वैसे लिख लीजिए। अब मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो है हमारे जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी यहीं से बहती है। ठीक है, तो बारह लच्छा हो गया, या जो भी आपको लिखना है इसमें उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। एक और श्रृंखला है इसी में, कैलाश श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है? कैलाश, ये कैलाश श्रृंखला है। कैलाश श्रृंखला तिब्बत में आती है। ठीक है, कैलाश श्रृंखला कहां पर आती है? तिब्बत में आ जाती है। कैलाश श्रृंखला आती है तिब्बत में, काफी श्रद्धेय है ये, हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए इसे विशेष माना गया है। कैलाश पर्वत की बहुत मान्यता है भगवान शिव को लेकर। कैलाश पर्वत की मान्यता के हिसाब से भी यहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, तो वहां जाने के लिए उत्तराखंड से हम कई दर्रों से गुजर के जाते हैं, उनकी भी मैं थोड़ी देर में चर्चा करने वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कैलाश में यहाँ पर कुछ हमारे पास एक कैलाश पर्वत है और एक ये झील होगी मानसरोवर झील। इसी क्षेत्र से पूर्वगामी नदियां का क्या मतलब होता है? पूर्वगामी नदियों का मतलब क्या होता है? नदी जो हिमालय से पहले ही उपस्थित थी, पूर्वगामी नदियां, ये नदियां यहाँ पर पहले ही थी। सिंधु नदी, सतलुज नदी, और यहाँ से यारलुंग नाम की नदी जो बाद में जब भारत में आएगी तो ब्रह्मपुत्र कहलाएगी। ठीक है, सभी लोग क्लियर हो गए इसमें? यहाँ तक क्लियर? इन सबको क्या कहा गया? ये जो नदियां हैं, जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, इनके लिए इंग्लिश में वर्ड है एंटीसीडेंट रिवर्स। ये भी एक विचार अपने पास रख लीजिएगा, एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट मतलब ये हिमालय से पहले ही थी, तो ये शब्द भी आ जाता है। तो तीन नदियों की मैंने बात की, इंदस। अब सभी लोग खत्म हो गया। अब हम किस पर आ गए? इसके नीचे आ गए, तो कौन सा वाला श्रृंखला शुरू हो जानी चाहिए? हिमाद्री, द नेक्स्ट रेंज कौन सी है? हिमाद्री, वृहत हिमालय। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, हिमाद्री, वृहत या महान हिमालय। तिब्बत में से यारलुंग, सांगपो या सांगपो भी कहते हैं, यारलुंग सांगपो। बट सर इंडस इज वेस्ट फ्लोइंग, दोनों इंडस और सतलुज पश्चिम की तरफ बह रही और ये पूर्व की तरफ बह रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आ गए हम हिमाद्री पर। हिमाद्री तो जल्दी से बताइए, ट्रांस हिमालय किससे बने थे? सर ये लिखना है। देखिए बहुत से छात्र, एक तो पहले ये है कि एटलस नहीं देखनी आती। दूसरे छात्र ये है कि क्लास में जब बोला जा रहा है, चर्चा हो रही है, तो उनको लिखना नहीं आता। ये वो है कि बैठ के मास्टर जी डिक्टेट करेंगे, तो किसी को समझ आ रहा है भाई, ये वो वाले हैं, वो समझ की बात नहीं कर रहा, वो अंदर जाए भाई मास्टर डिक्टेट क्यों नहीं कर रहा, तो वो होने वाला ही नहीं, वो होगा ही नहीं, वो होने वाला नहीं। चर्चा हो रही है, जो अहम है वो लिख लीजिए। ठीक है, तो तिब्बत हिमालय किससे बने? प्रक्रिया नहीं, वो बने पदार्थ। क्या पदार्थ था? तो जो हमारे ट्रांस हिमालय थे वो सागरीय निक्षेप से बने, मरीन एलिमेंट से बने। समझदार लोग लिख भी लेंगे, और बाकी लोग जो इस सपने में है, सचिन सर हाँ बेटा आप लिखो, छापो, वो होने नहीं वाला। वो कहीं आप सोच रहे हो कि लिखो, तब जिसको आप समझ मानते हो, वो मूर्खता नहीं करने वाला। ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसको दोबारा पुनः देखा जा सकता है। आओ बच्चों लिखो, मैं पढ़ के बताऊं, खेल नहीं हो रहा है। हम आते हैं हिमाद्री की बात। अब हिमाद्री में तो मरीन सेडिमेंट नहीं है, क्या है? भारतीय प्लेट टूटी और ऊपर की तरफ गई, तो प्लेट किससे बनी थी? ये सबसे भारत की पुरानी चट्टानें, इन्हें कहा जाता है आर्कियन काल की चट्टान। ठीक है, आर्कियन रॉक्स। ये किससे बना? ये मरीन सेडिमेंट से नहीं बना, ये बना आर्कियन रॉक से बना है, जो पुरानी चट्टानें थी। आर्कियन रॉक्स में जो आपको याद करना, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी, तीन नाम दे रहा हूं, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, ग्रेनाइट, नीस और SCHIST। जब भी पुरानी चट्टानों का नाम आए, तीन चीजें हमेशा आएंगी। तो बहुत से छात्रों को लगता है कि चट्टानें कैसे याद करेंगे? तीन नाम हमेशा के लिए याद कर लीजिए। बहुत पुरानी चट्टानें क्या होती है? मोस्टली आग्नेय होती है। ये क्या होती है? आग्नेय चट्टानें होती है, इग्नियस होती है। और नीस क्या होता है? ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं, मेटामॉर्फिक। क्लियर हो गया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांस हिमालय और इनर भी कहते हैं ना, आंतरिक भी कहते हैं, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, इनमें चट्टानों का अंतर, पहले तो चट्टानों का अंतर समझ लेना ये। अच्छा, ये क्या हुआ था? ये निक्षेपों में मोड़ आ गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? थ्रस्टिंग से ये ऊपर चले, सबसे ज्यादा ऊपर चले। ठीक है, तो तीन नाम आपको याद करने, तीन शब्द। सर समझ नहीं आया की बात नहीं है, नाम है। जब भी बहुत पुराने, जो सबसे पुरानी चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, आर्कियन काल की चट्टानें हैं, वो किससे बनी हुई हैं? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट से बनी हुई हैं। ग्रेनाइट एक आग्नेय पर्वत है और नीस क्या है? मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें कैसे बनती है? तो बहुत ज्यादा दाब और तापमान हो जाए। जल्दी से बताइए, जब क्षेपण हुआ, इस तरह से थ्रस्टिंग हो गई, व्हेन थ्रस्टिंग वाज हैपनिंग, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा होगा कि नहीं? प्रेशर लगा होगा तो वो मेटामॉर्फोज हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए मेटामॉर्फोज। क्लियर है? समझ में आ गया? ये तो हो गई आर्कियन। और मुझे एक बात बताइए, कहीं से अगर अवसाद भी आए होंगे तो अवसाद भी हो सकते हैं कि नहीं? अगर आए होंगे, सेडिमेंट्री भी तो संभव है ना, ऊपर कुछ सेडिमेंट भी होंगे, तो सेडिमेंट्री तो हर जगह हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्योंकि आर्कियन युग के हैं,
आर्कियन युग के तो बहुत पुराने, लेकिन इनमें आप देखेंगे सागरीय हैं तो इनमें आपको मेरीन फॉसिल भी मिलते हैं, इनमें नहीं मिलेंगे। बढ़िया प्रश्न बना रहा हूं, कथन को चेक करना है कि वहां पे मेटामॉर्फिक क्यों हो गए और यहाँ पे केवल अवसादी है, ये समझ में आ गया। दूसरा, कहां पर जीवाश्म मिल रहे हैं, सागरीय जीवाश्म के, तो जो लोग लद्दाख गए होंगे या फिर अगर एक जियोलॉजिस्ट लद्दाख जाएगा उसको बहुत आसानी से कई जगह पे ऐसे जीवाश्मों के अवशेष मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, पुरानी चट्टानें। दूसरी क्या है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला हो जाएगी कि सबसे ऊंची हो जाएगी। इसकी जो औसत ऊंचाई 6,000 मीटर, यानी लगभग 6 किलोमीटर के ऊपर होगा ही होगा, लगभग 6 किलोमीटर के ऊपर होगा, और चौड़ाई लगभग 25 से 30 किलोमीटर। तो ये क्या बच्चों, विड्थ, इंग्लिश वाला, सॉरी, हाइट एंड विड्थ, हाइट और विड्थ यहीं पर, बल्कि मैं तो कहूंगा कम से कम 14-8,000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं, उनको 8,000ers कहा जाता है। 14 चोटियां ऐसी हैं जो 8,000 मीटर यानी 8 किलोमीटर से ऊंची हैं। सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, 8848। तो लगभग 14 8,000er पीक हैं, 14 चोटियां ऐसी हैं जो 8,000 से ज्यादा ऊंचाई की। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब थोड़ा सा चोटियों पर प्रश्न आ जाते हैं हमारे पास, चोटियों पर प्रश्न आ जाते हैं तो उन पर भी हम बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को, सभी लोगों को चाहता हूं थोड़ा समय देकर ये वाला चित्र बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने कैसे बनाया, ये तो कल आपको सिखाया था। ये नंगा पर्वत है और यहाँ पर है नमचा बरवा, दिखाई दे रहा है, नमचा बरवा, नंगा पर्वत और नमचा बरवा। तो ये जो हमारे ग्रेट हिमालय है, वृहद हिमालय है, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, पश्चिम में नमचा बरवा और पूर्व में, पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नमचा बरवा। और यहाँ पर क्या होता है, एक सिंटेक्सियल बेंड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंटेक्सियल बेंड होता है, अक्ष संघीय मोड़। कल ये लिखवाया था, नंगा पर्वत से आते हैं नमचा बरवा तक। नंगा पर्वत में यहाँ पर हमारी जो नदी है, कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी। और यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। ये पर्वत को काटेगी, काटेगी तो क्या बनेगा, एक गॉर्ज बनेगा, बहुत गहरा खड्ड बनेगा, उसको गॉर्ज कहा जाता है। इसका नाम है दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज। ये चित्र बना लीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ साथ साथ। और सिंधु वाली में, सिंधु भी अपना बनाएगी। यहाँ पे भारत का सबसे गहरा गॉर्ज जो था, आपको बताया था, बंजी गॉर्ज। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, मैंने साइड में लिख भी दिया है। ठीक है, जल्दी से बनाएंगे इसको। छात्र कह रहे हैं बफरिंग हो रही है, डन हो गया, कोई बात नहीं, अपना मजा। आपको डिक्टेशन चाहिए, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपना पेन नहीं उठाना चाहते, एटलस देखना नहीं चाहते, तो और कोई तरीका मुझे आता नहीं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ चोटियों की बात करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रमुख चोटियों की बात करने वाले हैं। कई बार प्रश्न पूछता है हमसे, और ये जो हमारा ये सबसे ऊंचा हिमालय है, तो अक्सर हमसे चोटियों में पूछता है, चोटियों में पूछता है। तो चोटियां दिखाई दे रही हैं आपको, यहाँ पर दो चोटी होगी, नंगा पर्वत और नमचा बरवा, नंगा पर्वत और नमचा बरवा। ठीक है, नंगा पर्वत और नमचा बरवा, इनकी बात करें। अब केवल यहाँ से बड़ा बना, ये क्या है, नंगा पर्वत। उसके बाद यहाँ तक आ जाओ, ये क्या है, नमचा बरवा। अब क्या करेगा छात्र, ये बनाएगा नहीं, अजय कुमार कह रहे हैं सर शिष्ट कैसे बनता है। अब अजय कुमार को जियोलॉजिस्ट बनना है सर, ये शिष्ट कैसे बनता है। अब समझो, इनका क्लास में कोई वो नहीं है, ये क्लास रोक कर अभी न्यूक्लियर रिसर्च करेगा सर ये ट्रायंगल क्यों डाला है। तो अजय कुमार क्लास पे ध्यान दीजिए, बना लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कुछ हिस्सा तो जम्मू कश्मीर ही आएगा, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल आएगा, और कुछ हिस्सा आएगा यहाँ पर उत्तराखंड, कुछ हिस्सा आएगा नेपाल, फिर क्या आएगा सिक्किम, फिर क्या आएगा भूटान। कल्पना करने को कह रहा हूँ, लेकिन कल्पना भी नहीं करेंगे और ये कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बनाएंगे नहीं, ये बनाएंगे। इनका यह है कि अभी डिक्टेशन दो, डिक्टेशन तो जो समझ है उस डिक्टेशन से कभी भी प्रीलिम्स देगा नहीं देगा किसको नहीं पता। ठीक है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सी है वो हमें देखना है। तो सबसे ऊंची चोटी है भैया माउंट एवरेस्ट, नंबर 1 डाल दूं, और इसी के नीचे, चित्र के नीचे ऐसे लिख लिया भाई, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितनी, 8848 मीटर। कहां पर है, नेपाल में। कहां पर है, नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल में। सत्येंद्र कैसे पूरी बात बताया, सत्येंद्र क्या तुम्हारी मेरी मोहब्बत है क्या, कि मैंने इशारे में कुछ कहा है। पूरी बात बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इनर हिमालय के इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में बता रहा हूँ। क्या पूरी बात बताऊँ, उनको एक क्रम में लगा रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, ये लिखा है, ये लिखा है, पूरी बात बताया था। वो डिक्टेशन लिख रहा था, बेचारा छाप रहा था, और उसका वाक्य खत्म नहीं हुआ। तो क्या हुआ, दिक्कत क्या है कि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया सिंटेक्सियल बेंड। ये क्या चाह रहा है, ये क्या कह रहा है कि इसमें पूरा का पूरा लिखवाइए कि हिमालय में तीव्र मोड़ आता है और फिर वो बनता है। ये चाह रहे ना, नहीं करना भाई, ठीक है।
अलावा देखना है। अब बहुत सारे एग्जाम में फंस जाएंगे। तो अभी मुझे बताइए, स्क्रीन पे 3 तो क्लियर हो गए सबको, नंगा पर्वत पश्चिम में, नमचा पर्वत पूर्व में और माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर? नेपाल में है, तो यानी भारत में तो नहीं। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो तो सर इसमें नहीं है, यहाँ पर थी। यहाँ कौन सी है बच्चों? केटू। केटू किसमें गिना जाएगा? क्या वो हिमाद्री में है? नहीं 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 सर, केटू किसमें है? जल्दी से बताइए, केटू किसमें है? वो तो ट्रांस हिमालय में, काराकोरम में। काराकोरम। तो प्रश्न ये आता है कि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी कौन सी होगी? केटू। माउंट एवरेस्ट किसमें? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, और केटू किसमें? केटू ट्रांस हिमालय में। ये हिमालय, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है ये पीओके में। 3 नंबर पे आएगी, ये सिक्किम दिखाई दे रहा है बच्चों, सिक्किम। 3 नंबर पे आती है कंचनजंगा, स्पेलिंग कांचनजंगा है। ये कहां पर है? ये सिक्किम में। तो मेरा पहला कथन सुनिएगा, भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? केटू। कितना? 8611 मीटर। अभी लिखा था भारत की सर्वोच्च चोटी केटू, भारत की सर्वोच्च हिमालय की चोटी कंचनजंगा। मैंने क्या गड़बड़ किया इसमें? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसको कांचनजंगा कहते हैं। 8598। सर ये याद रखने नहीं, याद नहीं रखने, कुछ जो है टॉप 4 के हम याद करेंगे। गॉडविन ऑस्टिन केटू भी कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर आपसे प्रश्न आता है भारत की सर्वोच्च चोटी तो क्या लिखेंगे? केटू। अगर आपसे भारत की सर्वोच्च हिमालय चोटी पूछी तो क्या लिखेंगे? कंचनजंगा। सर तो क्या केटू हिमालय में नहीं है? तो मुख्य हिमालय तो ट्रांस हिमालय है नहीं, तो ट्रांस हिमालय की चोटी समझ में आ गया, ट्रांस हिमालय। उसके बाद 3 आपको याद रखनी है, एग्जाम में जो टॉप 3 है वो याद रहनी चाहिए, टॉप 3 याद रहनी चाहिए। लेकिन इसमें मैंने सोचा कि आपको कुछ और करवाता हूं, तो मैंने नेपाल के लिए आपके लिए क्रम रखा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू। तो नेपाल में 1 2 3 या इधर से करते ना, 1 2 3 तो हो गए, तो ए बी सी करता हूं, ए बी सी डी। तो नेपाल में क्रम में चलो, नेपाल में क्रम में चलो बच्चों, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, सागरमाथा। तो ये क्या हुई? नेपाल में चल रहा, नेपाल में क्रम है इसका है धौलागिरी, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए इनकी ऊंचाई भी लिखी थी 8172 8091, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, और फिर उसके बाद आएगा मकालू। मकालू विशेष है क्योंकि मकालू हमारे लिए 4 नंबर भी हो जाएगा। मकालू की मैं ऊंचाई भी लिखना चाहता हूँ, मकालू हमारा काफी ऊंचा है, मकालू 8481 है, यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, मकालू 8481। सभी लोग, हिमालय की टॉप 4 चोटियां कौन सी है? कौन बताएगा मुझे? हिमालय की टॉप 4 चोटियां, माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, मकालू। क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम ही सागरमाथा है? क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो नेपाल की मैंने आपको प्रमुख चोटियां बता दी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और सागरमाथा, और उसके बाद मकालू। मकालू हिमालय की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। सबके सामने लिखा है कि आपने लिख लिया है सब, क्रम भी मिल गया आपको, क्रम भी मिल गया, माउंट एवरेस्ट, केटू, ट्रांस हिमालय, कंचनजंगा, धौलागिरी 8167। कभी कभी क्रम में डालने को कह देता है, धौलागिरी 5 नंबर पर आ जाए। ये क्लियर हो गया, नेपाल वाला मामला क्लियर हो गया। भारत में पूर्व में भी मामला क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? कंचनजंगा। क्या आप जानते हैं कंचनजंगा जो है हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट यही है कंचनजंगा। और इधर क्या आ गया? इधर आ गया नमचा पर्वत। अब मैं आना चाहता हूँ उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारे पास इंपॉर्टेंट पीक्स है, ठीक है, इनका हम क्या नामकरण करेंगे? छोटा ए, बी, सी और डी, ठीक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, एक हिंदी में लिख दिया, एक अंग्रेजी में लिख दिया। सी इंपॉर्टेंट है कामेट, और डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंदा देवी। नंदा देवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पे क्रम में जब हम आए हैं 7817। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। सभी लोगों का अब अगर आपसे प्रश्न आता है कि पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व में लगाइए, लगा देंगे? ये किस लिए कराया है? ये किस लिए कराया है? एग्जाम में पूछता है, इसलिए बताया आपको। वेस्ट से ईस्ट तक की चित्र भी हो गए, आपको सबसे ऊंचे 4 पूछता है तो वो भी पता चल गए, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद केटू, लेकिन केटू कहां पर है? ट्रांस हिमालय में। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची हिमालय, एक ही बार बन गया। अब आप कह रहे सर इसे लिखना है नहीं लिखना, तो यानी आप सीरियस नहीं है क्लास में। सर ये समझ नहीं आया तो समझ क्या आया? आपके सामने बनाया। ए क्या है बच्चों? ए हमारा धौलागिरी, ये यहाँ पर ए धौलागिरी। अन्नपूर्णा हमारा बी है, मनसालू हमारा सी है, और ये हमारा सागरमाथा भी यही था ना, और ये जो हमारा डी है यही मकालू। क्लियर? एक ही बार आपके नोट्स बन रहे, बार बार फंसना नहीं। आपको एटलस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बन गया भाई, कोई टेंशन नहीं। इसी को हमने यहाँ पर भी डाल दिया, नंगा पर्वत, उसके बाद क्या? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, नंदा देवी, फिर यहाँ पर आगे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। क्लियर? कहां से कहां तक फैला हुआ है हिमाद्री? इस तरह से यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पे कैसे चट्टाने हैं? अवसादी और कायांतरित चट्टाने, उनके नाम भी लिख दिए। चोमोलुंगमा, तो एवरेस्ट का नाम एक सागरमाथा है, एवरेस्ट का एक और नाम चोमोलुंगमा भी है। तो नेपाल के लोग उसे सागरमाथा कहते हैं, और चोमोलुंगमा ये तिब्बत के लोग कहते हैं। तो सारी चीजें जो जानकारी आपको एग्जाम के लिए चाहिए, जिस क्रम में चाहिए, वो भी आपके लिए बना दी। क्लियर है? सभी लोग क्लियर? ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है कि जब हम यहाँ पर होते हैं, जो हमारा ग्रेट हिमाद्री
दी है उसमें यहाँ पर नदियाँ मिला दी। एक लिस्ट आप लोगों के लिए, एक लिस्ट आप लोगों के लिए। उत्तराखंड में ये ग्लेशियर भी है, ये लिस्ट से पूछ लेता है सवाल। उत्तराखंड में यमुनोत्री है, फिर गंगोत्री है, फिर जोराबारी, फिर अलकनंदा, फिर नील। तो यमुना नदी कहाँ से बहती है? यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री। आपने कई जगह सुना होगा बंदरपूंछ, आपने कई जगह पे सुना होगा बंदरपूंछ। बंदरपूंछ ग्लेशियर यमुनोत्री कहाँ से? उत्तराखंड से निकली। गंगोत्री से निकलती है नदी भागीरथी। तो सर मैंने तो गंगा सुना था। बेटा गंगा बनती है जब भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में जुड़ जाती है, भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में जुड़ती है तब ये बनता है। क्लियर हो गया? नीलम से काली नदी निकलती है, नीलम से काली नदी निकलती है, नीलम से क्या निकलती है? काली नदी निकलती है। गोसाई धाम कोसी नदी, कोसी 7 नदियों के मेल से निकलती है, तब तो कोसी भी कहते हैं। और जेमू ग्लेशियर जो है तीस्ता, तीस्ता वहां से निकलती है। ठीक है? अलकनंदा पे मैंने वो नहीं लिखा है, ग्लेशियर का नाम नहीं, गलती होगी यहाँ। कौन सा अलकनंदा का ग्लेशियर कौन बताएगा मुझे? सतोपंत। ठीक है, डन। अब हम कहां पर आ गए? अब हम आएंगे, इसके बाद आ जाएंगे मध्य हिमालय। तो ये क्या हो गया बच्चों? ट्रांस हिमालय। ये क्या हो गया? इनर हिमालय। अब हम कहां पर आ गए? मिडिल हिमालय। अब कहां पर आ रहे हैं बच्चों? मिडिल हिमालय। इनर हिमालय हो चुका है, इनर हिमालय की हम बात कर चुके हैं, हम ट्रांस हिमालय की भी बात कर चुके हैं। अब हम कहां पर आ गए? मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। तो इसमें सभी लोग एक बड़ा सा हिस्सा यूं बनाएंगे। यहां पर अब हमें टुकड़ों में जाना है। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागडिब्बा, महाभारत। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, और ये हमारा महाभारत है। ई ये पूरा का पूरा नेपाल। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इससे पहले हमने क्या किया? इससे पहले हमने ट्रांस हिमालय कर लिया, ट्रांस हिमालय हम कर चुके हैं। उसके पहले हम ये भी कर चुके हैं। अब हम किसमें आ गए? ए बी सी डी ई। सभी लोग मध्य हिमालय क्लियर हो गया? कहां पर पहुंच गए हम? मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। वी आर इन मिडिल हिमालय, वी आर इन मिडिल हिमालय। कहां पर हैं हम? मिडिल हिमालय। तो सतोपंत उत्तराखंड में नहीं, पता चेक कर लीजिएगा, उत्तराखंड में सतोपंत ग्लेशियर। सभी लोग क्लियर? तो क्या अपनी एटलस में आप ये देख पाइए कुछ नाम? पीर पंजाल मिला, जल्दी से देखिएगा। पीर पंजाल मिला, पीर पंजाल। आप देखेंगे पीर पंजाल, पीर पंजाल खत्म होगा, पीर पंजाल खत्म होगा। पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर है, जल्दी से देखिएगा। पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू। जल्दी से सब लोगों को जम्मू और श्रीनगर ढूंढना है, जम्मू और श्रीनगर ढूंढना है इस मानचित्र में। और देखिए क्या पीर पंजाल बीच में है? फिर धौलाधार देखिए, धौलाधार के उत्तर में क्या चंबा लिखा हुआ है? चंबा। धौलाधार के बाद आएगा मसूरी, मसूरी के बाद आएगा कुमाऊं, कुमाऊं में ही आपका ये नागडिब्बा है, और ये इधर को निकल जाता है महाभारत। सभी लोगों को मिला कि नहीं मिला? मिल गया सभी लोगों को? ये हमारा बच्चों, ये क्या है हमारा? ये हमारे मध्य मिडिल हिमालय। ये क्या है? ये मिडिल हिमालय है। ये उतने ऊंचे नहीं हैं, इनको मिडिल हिमालय कहा जाता है, इनको लेसर हिमालय कहा जाता है, इन्हीं को हिमाचल भी कहा जाता है। ये भी कैसे बने? थ्रस्टिंग से बने। ये भी कैसे बने? थ्रस्टिंग से बने, थ्रस्टिंग से बन गए। ठीक है? अब सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे कि इनकी ऊंचाई 6000 मीटर औसत नहीं है। इनकी ऊंचाई इनर हिमालय से, बृहत हिमालय से कम है, लेकिन ये सबसे चौड़े हैं, चौड़ाई सबसे ज्यादा। तो वाइडेस्ट हिमालयन रेंज, सबसे चौड़ी वाइडेस्ट हिमालयन रेंज कौन सी है? हिमालयन रेंज। वाइडेस्ट हिमालयन रेंज कौन सी है? जल्दी से बताइए। वाइडेस्ट हिमालयन रेंज है मिडिल हिमालय। वाइडेस्ट हिमालयन रेंज इज मिडिल हिमालय। पिछली वाली कितनी थी? 25 से 30 किलोमीटर चौड़ी थी, 25 से 30 किलोमीटर चौड़ी थी। ठीक है? ये समझ में आ गया? अंतर समझते जाना है, अंतर समझते जाना है। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, सबसे पुराना ट्रांस हिमालय, उसके बाद सबसे ऊंचा मिडिल इनर हिमालय, इनर हिमालय। अब हम मिडिल हिमालय पे पहुंच गए, मिडिल हिमालय पे पहुंच गए। सभी लोग ध्यान देंगे, मिडिल हिमालय और इनर हिमालय के बीच में यहाँ पे गैप है। गैप दिखाई दे रहा है बच्चों? ये गैप दिखाई दे रहा है? दे रहा है कि नहीं? गैप दिखाई दिया? जल्दी से देखिए जरा। ये गैप हो जाती है हमारी ट्रांसवर्स घाटियां, मशहूर घाटियां हैं इनके बीच में, मशहूर घाटियां इनके बीच में। पीर पंजाल और इनर हिमालय के बीच में, पीर पंजाल और इनर हिमालय के बीच में आती है कश्मीर की घाटी, वैले ऑफ कश्मीर। ये किसके बीच में है? यहां पर मैं इनको वन लिखूं, वन कश्मीर। इसके बीच में यहां पर क्या है? बृहत हिमालय, और नीचे क्या है? पीर। दो पर्वतों के बीच में घाटी होगी तो वो घाटी कहलाती है कश्मीर, कश्मीर की घाटी। उसी के बाद हम आते हैं धौलाधार। धौलाधार के ऊपर आपने भी मंडी देखा, मंडी चुंबी उसके नीचे होगा, लेकिन जो घाटी है, घाटी का नाम है हमारे पास कुल्लू, या लाहौल से करता हूं, लाहौल स्पीति और कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये किसके बीच में है? बृहत हिमालय, और नीचे क्या है? नीचे है धौलाधार। आपसे कभी कभी घाटियां पूछता है तो घाटियां किसके बीच में? ट्रांसवर्स वैली,
ट्रांसवर्स वैली है उनके बीच में। तो मिडिल हिमालय और इनर हिमालय के बीच में घाटियां हैं। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 2 में 2 घाटियां, और तीसरी नेपाल में आती है बच्चों, तीसरी घाटी नेपाल में आती है। यहां पर है हमारी महाभारत रेंज, महाभारत, और इसके बीच में इसको कहते हैं काठमांडू घाटी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? घाटियां भी कर ली हमने, इंपॉर्टेंट घाटियां भी कर ली, और हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं पर मिडिल हिमालय खंडों में बटे हुए हैं, खंडों में बटे हुए हैं। इनको कौन काट रहा होगा? इनको निश्चित रूप से नदियां काट रही होंगी, नदियां काट रही होंगी कि नहीं? सभी लोग मेरे साथ? अब मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाहता हूं। अगर मुझे हिमालय बनाने तो हिमालय मुझे तो ऐसे दिखते हैं, एक और यदि क्या करते जाते हो आप, सिर्फ ड्राइंग बना रहे हो, हिमालय की उत्तर से दक्षिण में संरचना दिखाई। ये बच्चों हिमाद्री है, इनर हिमालय। ये बच्चों हिमाचल है, हिमाचल है, इसे मिडिल हिमालय कहते हैं। और ये शिवालिक है, इसे हम क्या कहते हैं? आउटर हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय। अंतर समझिए, अंतर समझिए। ये सारा का सारा किससे ढका हुआ है? ये सारा का सारा हिम आच्छादित, सब बर्फ है इस पर। ये अपनी कंटिन्यूटी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कंटिन्यूटी, एकदम निर्बाध है। सबसे ऊंचा हिमालय ये हो गया हिमाद्री हिमालय। उसके बाद आता है हमारा हिमाचल। हिमाचल की ऊंचाई कम हो गई कि नहीं होगी, जल्दी से बताइए। तो हिमाचल पूरा का पूरा बर्फ से नहीं ढका हुआ, हिमाचल की केवल चोटियों पे बर्फ है, हिमाचल की चोटियों पे बर्फ है। हिमाद्री तो लगभग पूरा ही बर्फ से ढका रहता है, इसे पास करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत कम दर्रों से आप निकल सकते हैं। लेकिन हमारे हिमाचल में कुछ गैप मिल जाते हैं, तो वहां से नदियां पार कर रही होती हैं। क्लियर हो गया? शिवालिक और हिमाचल किस लिए जाना जाता है? अगर अपनी कंटिन्यूटी के लिए जाना जाता है तो ये अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है। बहुत सारे हिल स्टेशन कहां पे मिलते हैं? अगर आपको हिमालय में पर्यटन के लिए जाना हो तो आप हिमाचल जाते हैं। हिमाचल की चोटियों पे, सिर्फ चोटियों पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे शंकुधारी पेड़ भी मिल जाते हैं। यहाँ पर जीवन आ जाएगा, बस्ती आएंगी, आबादी होती चली जाएंगी। कहां पर? पीर पंजाल, काराकोरम नहीं, पीर पंजाल, धौलाधार, ये अंतर है। सभी लोगों को समझ में आया? और सबसे कम ऊंचाई वाला औसत 900 मीटर की ऊंचाई वाला, ये कितना है? लगभग 4500 मीटर। और ये कितना है? ये 6000 मीटर। अंतर है ना? सबसे ज्यादा खंडित शिवालिक क्या है? सबसे ज्यादा खंडित, ये सबसे ज्यादा खंडित है। अब मुझे बताइए कश्मीर की घाटी कहां पर है? जल्दी से बताइएगा, कौन मुझे बता पाएगा? 1, मैं इनको क्रम में डाल देता हूं। कश्मीर की घाटी कहां है बच्चों? 1, 2 और 3, 3 रेंज बना दी हिमालय की। आपने हिमालय को ऐसे नहीं सोचा होगा, इसलिए बता रहा हूं। हिमालय को आपने ऐसे नहीं सोचा होगा, इसलिए बता दिया। हिमालय देखने में कैसा लगता है? वो पीछे सबसे ऊंची, उसके बाद हिमाचल जो बटा हुआ है, और फिर नीचे। तो काठमांडू की घाटी, श्रीनगर की घाटी, ये किनके बीच में है? सर ये 1 और 2 के बीच में दिखाई नहीं देती, पीछे छुपी हुई है, पीछे छुपी हुई है। समझ में आया? सभी लोग, कितने लोगों को इनर हिमालय और मिडिल हिमालय हो गया? क्लियर हो गया? अब हम बाह्य हिमालय की बात करेंगे। कहां पर सबसे ज्यादा पर्यटन स्थान है? सबसे ज्यादा पर्यटन स्थान कहां पर है? हिमाचल में। ये हमारे ट्रांस हिमालय हो चुके थे। ट्रांस हिमालय के बाद बच्चों हम किस पर आए? ये अच्छा, ये हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स पे भी चर्चा करता हूं। फिल्म्स को शायद ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बनाया। हमारे हिमाद्री जो है 2500 किलोमीटर तक नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक जाती है, और ये सबसे उत्तरी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 है। कुछ किताबें 6100 भी लिखती हैं, चलेगा। चापाकार आकृति में जो स्लाइड पे है उससे ज्यादा मैंने आपको समझा दिया। माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च, अगर आपको याद हो तो आसान हो गया। उसके बाद केटू क्या है? ट्रांस हिमालय पीओके में। कंचनजंगा नेपाल इंडिया की सीमा पर है, कंचनजंगा। उसके बाद धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गाशेरग्रुम, नंदा देवी, कामेट और गोला मानता। जो इंपॉर्टेंट पिक्स है मैंने यहाँ डाली है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने कंचनजंगा के बाद मकालू नहीं डाला है। मैंने नहीं किया, नेपाल का मैंने सिर्फ वहीं से ले लिया था। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोग? तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स होगी, बट मैंने इससे बेहतर आपको करवाया हुआ है जो हमने बात की। ठीक है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो कितने लोग प्रश्न कर पाएंगे? जल्दी से बताइए। क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में लगाइए। एक होता है समझ में आ गया, दूसरा होता है कुछ याद भी रहना चाहिए ना। जल्दी से बताइए। तो सबसे पहला तो आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, तो 4 नंबर सबसे पहला होना चाहिए सभी में। उसके बाद आएगा कंचनजंगा 3 नंबर। अब बच गया बी और डी, 4 और 3 तो हो गए ना, बी और डी। उसके बाद आ जाएगा धौलागिरी हमारा तीसरा है, इसी में सॉल्व हो जाएगा। बी ब्रावो में उत्तर आ जाएगा, बी ब्रावो में हमारा उत्तर आ जाएगा। नंगा पर्वत, नंदा देवी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे धौलागिरी कर दिया। वैसे हमारे पास मकालू इससे ऊंचा है। क्लियर हो गया सभी लोग? क्लियर? इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं 4, 3, 5, 1, 2। ठीक है, 1, 2 बेटा घटते क्रम में। किसी ने 1 से शुरू किया है, क्यों 1 से शुरू कर? माउंटेन पासेस इस पर जा रहा हूँ। लघु हिमालय पर आ गए। सबसे चौड़ा है ये, औसत ऊंचाई इसकी 1300 से 5000 मीटर के बीच में, 1300 गड़बड़ हो गया, 4300 होगा। महत्वपूर्ण श्रेणियां, धौलाधार देख लिया आपने, पीर पंजाल देख लिया, नाग टिब्बा देख लिया। यहाँ बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, आपने शिमला सुना, चैल सुना, रानीखेत, चक्राता, मसूरी, नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, ये यहीं पर मिलेंगे। बहुत मनोरम, बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि पहाड़ भी हैं, उनकी चोटियों पर बर्फ है, नीचे उनकी ऊंचाई कम हो गई है। और यहाँ पर एक और विशेष चीज हम भूल गए, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, जिनको गुलमर्ग और सोनमर्ग और तनमर्ग कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बट अगर आप लिखना चाहते हैं, कुछ लोग मिस कर गए हैं, तो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ। मिडिल हिमालय में
विशेष घास मैदान, स्पेशल स्पेशल ग्रास लैंड। इनको मर्ग कहते हैं, MARG, मर्ग। मर्ग कहा जाता है कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग। जो कश्मीर गए हैं, कभी अवसर मिला हो तो आपने सुना होगा गुलमर्ग। गुलमर्ग में जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो यहाँ पर घास रहती है। अभी जो सर्दी ऋतु थी, सर्दी ऋतु में यहाँ पर घास नहीं रहती, बर्फ पे ढक जाती है। यहाँ पर विंटर आइस स्पोर्ट्स किए जाते हैं, आइस स्पोर्ट्स किए जाते हैं। मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और इनको बुग्याल भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है? बुग्याल। ठीक है, बुग्याल। इनकी कहने से पयाल कहते हैं, बिल्कुल बुग्याल भी कहते हैं, पयाल भी कहते हैं। बुग्याल भी कहा जाता है इनको, पयाल भी कहा जाता है। तो सब लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल गया। सब लोगों का मिडिल हिमालय क्लियर हो गया। मिडिल हिमालय नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, इट इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड हिल स्टेशंस। मिडिल हिमालय, द एवरेज हाइट इज 3500 to 4500 मीटर। दे आर द वाइडेस्ट, दे आर द वाइडेस्ट रेंज, सबसे चौड़ा वाइडेस्ट रेंज है, सबसे मनोरम यहीं पर होते हैं। अब कहां पर आ गए? शिवालिक्स पर आ गए। शिवालिक्स, तो शिवालिक्स पर आऊं, शिवालिक्स पर आऊं तो पूछना चाहता हूं शिवालिक्स कैसे बनी? शिवालिक्स कैसे बनी? शिवालिक्स लिख सकता हूं दक्षिणतम, नवीनतम हिमालयी श्रृंखला। अभी मेरे को लिखेगा, पूरा लिखिए, पूरा बताओ। अभी हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं, मैं पूरा बताओ। सदर्न मोस्ट, न्यूएस्ट और यंगेस्ट हिमालयन रेंज। अगर इसके बारे में इसका एक पॉइंट, वन पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मोस्ट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, अति खंडित श्रृंखला। अरे खंडित से आपका क्या मतलब? खंडित का मतलब ये इस तरह की नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। अभी तो ये कैसी है? ये फिर गैप, फिर गैप, इसे मैं कहता हूं खंडित। ठीक है, खंडित। दूसरी चीज, मोस्ट डिसकंटिन्यूअस, अति खंडित है। फिर क्या है? ये अवसादी। उनकी फोल्डिंग से बनी, बनी या नहीं बनी? उनकी फोल्डिंग से बनी। ठीक है, अब मैं सभी लोगों से बताना और पूछना चाहता हूं, बीच में सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि ट्रांस हिमालय और शिवालिक में सिमिलरिटी क्या है? ट्रांस हिमालय और शिवालिक में सिमिलरिटी क्या है? ट्रांस हिमालय और शिवालिक में क्या सिमिलरिटी है? ट्रांस हिमालय और शिवालिक में सिमिलरिटी, होल्डिंग तो हो ही रही, सेडिमेंट से बनी। बहुत अच्छी बात है, समझदार लोगों को इशारा काफी होता है, सर ये दोनों सेडिमेंट्री, ट्रांस हिमालय और। अच्छा, अब ये समझ में आ गया। अब मुझे बताइए डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांस हिमालय एंड शिवालिक? ट्रांस हिमालय और शिवालिक दोनों अवसादी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। कौन बताएगा क्या अंतर है? पवन कुमार तिवारी ने कहा दोनों अवसादी, बिल्कुल सही। दोनों वलन से बने, बिल्कुल सही। अब अंतर बताइए, अंतर, अंतर बताइए, अंतर बताइए। देखिए कौन मुझे अंतर सही बता पाता है। ट्रांस हिमालय वर्सेस शिवालिक। टेस्ट है, मैंने कहा मेरी क्लास में मैं बहुत सी चीजें आपको बार बार टेस्ट करवाता रहूंगा। सर ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, ये यंगेस्ट है, परफेक्ट। और बताइए, और हाइट, ये हायर है, ये लोअर है, वेरी गुड। और एकदम सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, हौसला नहीं छोड़ना है। सर ये सागरीय है, सागरीय निक्षेप, मराइन सेडिमेंट, ये मराइन नहीं। सर ये कैसे? तो सभी लोगों को बताना चाहता हूं, सभी लोगों को बताना चाहता हूं। सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे ये अगला बिंदु। सभी लोग ध्यान देंगे स्क्रीन पर, भी बनाएंगे नहीं। ये हमारे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय से नदियां बहकर आ रही थी। नदियां बहकर आ रही थी, वो क्या कर रही थी? अपने निक्षेप, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही थी कि नहीं? इसमें ओरडीप में, ओरडीप में, और उसमें से निकल कर आए, उसमें से निकल कर आए शिवालिक। तो शिवालिक कौन से सेडिमेंट है? सर ये तो नदी के है ना, रिवरलाइन। समझ में आया? बहुत ही क्लियर अंतर समझना है। सर वो पुराने हैं, वो ऊंचे हैं, वो सागरीय हैं, लेकिन ये नदी के निक्षेपों से बने, नदी के निक्षेपों से बने हैं। अभी बताइए दोनों में प्रेसिपिटेशन, वर्षा कहां ज्यादा होती है? सर अधिक वर्षा, वर्षा अधिक है, इसलिए ये क्या हो गए? आर्द्र हो गए, ह्यूमिड है। यहां पे वर्षा नहीं होती है, हिम होता है, हिमपात है और जल का अभाव है। ये दो मरुस्थल हो जाते हैं, रेन शैडो है और ये रेनी साइड है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये वृष्टि क्षेत्र है। अब बताइए सिर्फ सोच से हमारे विचार बेहतर हुए या नहीं? इन्हीं पे 4-5 कथन लगा दे, इन्हीं पे 4-5 कथन लगा दे। और एक और चीज बता दूंगा इसमें, ट्रांस हिमालय जब बने थे, इनमें कुछ पुराने इंट्रूसिव वोल्केनो भी हैं, ये कुछ वोल्केनिक भी। वोल्केनिक कैसे हो सकता है? क्या आपको पता है इंडिया की प्लेट जब आई थी उसका अग्रिम हिस्सा जो था वो नीचे गया था? तो ट्रांस हिमालय में पुराने आंतरजात वोल्केनिक, इंट्रूसिव वोल्केनिक हैं, सतह पे नहीं आ रहे, पुराने डिपोज हो चुके हैं। वो क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताइए, एक नदी बहती चली आ रही है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई नदी बहती चली आ रही है, ला 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 करके बहती चली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका मार्ग बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जमीन उठने लगी है। तो धीरे धीरे जब शिवालिक उठे होंगे तो नदियों का मार्ग अटका होगा कि नहीं? तो नदियों का मार्ग बाधित होगा, तो नदियां जो है यहाँ पर इकट्ठी हो गई होंगी कि नहीं? नदियों का पानी यहाँ इकट्ठा जल भरा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? जल्दी से बताइए। नदी मजे से आ रही थी और धीरे धीरे वहां पर
एक पर्वत उठता है तो नदी का जो प्रवाह था वो बाधित होगा कि नहीं होगा? बाधित होगा तो नदी का वहां पर पानी इकट्ठा होना शुरू होगा कि नहीं? कब तक इकट्ठा होगा? जब तक नदी कोई नया रास्ता ना ढूंढ ले, तो यहाँ से बहकर आएगी कि नहीं? समझ में आया? पहले तो ध्यान दीजिएगा, नदी कहाँ से आ रही थी? मिडिल हिमालय। ये क्या है? मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है, मिडिल हिमालय। नदी बह के आ रही, अपने निक्षेप भी ला रही, लेकिन यही निक्षेप जो है उठकर चले आए और इन्होंने रास्ता बाधित किया, तो नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ा कि नहीं? नदी ने तो अपना नया रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन जिस दौरान नदी वहां रुकी तो नदी ने अपने निक्षेपण किए होंगे कि नहीं? नदी ने यहाँ पर कुछ सेडिमेंट बनाए होंगे और उसके बाद नदी यहाँ से चली गई। तो अब यहाँ पर भी बच्चों घाटी बन गई। इस घाटी को क्या कहते हैं? दून। इनको क्या कहते हैं? दून। और हमारे पूर्वी हिस्से में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहां इनको क्या कहते हैं? द्वार। दून और द्वार कैसे बने समझ में आया? दून और द्वार क्या है? जब शिवालिक बने तो उन्होंने नदियों का पानी रोका, नदियों का पानी बाधित हुआ तो नदियों ने क्या किया? नदियों ने अपने अवसाद वहां जमा किए कुछ समय के लिए, लेकिन नदियों ने फाइनली अपना रास्ता ढूंढ लिया। नदी तो चली गई लेकिन पीछे घाटियां छोड़ गई, पीछे घाटियां छोड़ गई। आपने सुना देहरादून, देहरादून, कोटली दून, ये सब क्या है? दून के उदाहरण। देहरादून, कोटली दून। तो दून किसके बीच में बने? दून कौन सी श्रृंखलाओं के बीच में बने? चित्र लेकर आता हूं टेस्ट। जल्दी बताइए दून कहां बने? 1 2 3। पतली दून, कोटली दून, देहरादून, ऐसे ही बना, बिल्कुल ऐसे ही बना है। तो आप देखेंगे मसूरी तो पर्वत है, मसूरी के नीचे देहरादून आता है। तो दून किसके बीच में बने बच्चों? 1 2 3 में। दून बने सर 2 और 3 के बीच में। अच्छा काठमांडू कहां बने? काठमांडू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ये किसके बीच में बने? काठमांडू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ये किसके बीच में बने? चलिए बने 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच की घाटियां और 2 और 3 के बीच की घाटियां, और नदियों को मिल गया रास्ता। नदियां फिर यहां से निकली, उन घाटियों का क्या नाम दिया? द्वार। समझ में आया बच्चों? आपको हिमालय उत्तर से दक्षिण में दिखाई देने शुरू हुए या नहीं शुरू हुए? एक बात बताइए, जब हिमालय खत्म होते हैं तो क्या आता है? हिमालय खत्म होते हैं तो क्या आता है? नदी मैदान। कौन सी नदी? सिंधु का तंत्र, गंगीय मैदान गंगा का, और ब्रह्मपुत्र का। है नहीं? सभी लोगों को नदियां आती दिख रही कि नहीं दिख रही? और यहाँ पर क्या था? एक बहुत बड़ा खड्ड था, 4 डीप था, उसे भरा जाना है, तो ये अपने साथ अवसाद लेकर आएंगी। नदियां क्यों अवसाद लेकर आती हैं? क्योंकि नदियां ऊंचाई से आ रही हैं। नदियां ऊंचाई से आ रही है तो उनके पास काटने की क्षमता है ना, कटाव की क्षमता है या नहीं है? सर मैदानी एरिया, वेद मैदान, सब लोगों को दिख गया वेद मैदान कैसे बने? एक ही बार में बस चित्र में ही दिख जाता है, चित्र में ही दिख जाता है। अच्छा, नदी अपना पानी बड़े वेग से लाती है, पर्वत पे होती है। नदी एकदम एकदम ऊष्मावान होती है, पर्वत पे बहुत तीव्र ढाल होती है, पर्वत पे बहुत तीव्र ढाल होती है। इस तीव्र ढाल को लेकर एक प्रश्न, एक विचार यूपीएससी ने हमसे कई बार पूछा है, जो मैं आप सबके समक्ष लाना चाहूंगा। आई वांट टू ब्रिंग वन आइडिया, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई वांट टू ब्रिंग एन आइडिया अबाउट द स्लोप ऑफ हिमालयन पीक्स व्हिच यूपीएससी हैज आस्क्ड अस। हिमालय के पर्वत इस तरह के, सर इस तरह का मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है भाई, इनकी दोनों तरफ की ढाल समान नहीं है। इंडिया की तरफ ढाल तीव्र है और चीन की तरफ की ढाल मंद है, हमेशा याद रखना। इंडियन साइड इज स्टीपर, चाइना साइड इज जेंटल। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि धक्का इधर से लगा ना, धक्का बल किधर से ज्यादा था? इंडियन प्लेट की तरफ से ज्यादा धक्का था, तो पहले पैसे हुए थे, लेकिन इंडियन प्लेट की तरफ से ज्यादा धक्का होने के कारण ये मुड़ गए। इसको कहा जाता है हॉग बैक टोपोग्राफी, दिस इज कॉल्ड हॉग बैक टोपोग्राफी। ऐसे वलित पर्वत जहां दोनों तरफ इनकी दोनों भुजाएं सेम एंगल नहीं है भाई, यहाँ वाला क्या है? यहाँ वाला स्टीप है, तीव्र ढाल, और यहाँ वाला क्या है? जेंटल ढाल। याद रहेगा? तो किस तरफ को हिमालय ज्यादा तीव्र है? हमारी तरफ। क्यों? क्योंकि बल दक्षिण से ज्यादा लगा, तो फोल्डिंग जो है सिमेट्रिकल ना होकर एसिमेट्रिकल हो गई है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। सभी लोग क्लियर? बता दिया मैंने। तो ये जो हमारे हिमाद्री है वो इस तरह का आकृति में होता है। तो सारे पहलू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हम उन सबको यहाँ पर लाना चाहते हैं। नदियां हैं तीव्र ढाल के साथ, नीचे को दौड़ी चली आ रही है, नदियां नीचे को दौड़ी चली आ रही हैं, और उनके रास्ते में चट्टानें आती हैं, तो नदियां क्या करेंगी? नदियां चट्टानों को पकड़ेंगी, तोड़ती हुई चली जाएंगी, तोड़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, सब रिकमेंड होता है बेटा, सब होता है, रिकमेंड भी है, ओवरथ्रस्ट भी है, नैपी भी है, वो सब जीएस वाले बच्चों के लिए, ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए, उनको सब बताएंगे हॉग बैक और सारी चीजें क्या। ठीक है, चलिए, तो नदी आ रही, नदी तेजी से अपना सब कुछ लेती आ रही है, पूरा वेग है उसके पास। अगर चट्टानें भी आ गई तो नदी ने बड़े बड़े चट्टानें, बड़े बड़े बोल्डर को मत तोड़ दिए। लेकिन नदी जैसे ही शिवालिक पार करती है तो बच्चों अब नदी के पास वो वेग नहीं रह गया। अब नदी के पास वो वेग नहीं रह गया कि वो बड़ी बड़ी चीजों को आगे धकेल सके। नदी क्या करती है? जो बड़े बड़े पत्थर नदी लाई वो यहाँ पर इकट्ठे कर नदी छोड़ देती है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है वो मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि हिमालय के शिवालिक के दक्षिण में मैदान की सबसे पहली पेटी कौन सी बनती है? कौन बताएगा मुझे? कौन से मैदान है ये? क्या कहते हैं इस पेटी को? कौन बताएगा मुझे? जहां बड़े बड़े पत्थर होते हैं और नदी छुप जाती है, पढ़ाई आपने? श्वेता कौन सा एटलस है तुम्हारे पास? सीखा, फोकस करो बेटा। भाबर पेटी, ये कौन सी पेटी बच्चों? भाबर। वो खादर बांगर नहीं है, खादर बांगर अलग होता है बच्चे। वो नदी के बाहर जब आएगी, नदी में जब बाहर आएगी तो नदी के बाहर का जो तट के पास का हिस्सा खादर और दूर वाला हिस्सा बांगर, वो अलग है। खादर और बांगर एक्स और वाई है बच्चों, पर पहले आता है भाबर। और भाबर के बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाबर के बाद की जो पेटी आती है उस पेटी में पानी जल भराव की स्थिति रहती है। उस जल भराव की स्थिति और पेटी को क्या कहते हैं? तराई। और उसके बाद जो मैदान आते हैं उनमें क्या होता है? खादर व बांगर। कितने लोगों को मैदान निर्माण समझ में आ गई प्रक्रिया? अभी मैदान करा नहीं रहा हूं, आगे कराऊंगा। अभी मैदान में करवा नहीं रहा हूं, आगे करवाऊंगा। अभी तो केवल आपको यही बताया। नदियां तोड़ के ला रही थी, नदियों के पास बड़े बड़े पत्थर थे, उनको आगे नहीं धकेल पाए, उन्होंने यहीं पे रख दिया। एनसीईआरटी कहती है नदी यहाँ पे छुप जाती है, नदी गायब हो जाती है, दिखाई दे रही, नदी तो गायब हो गई। इसे भाबर पेटी कहते हैं, इसे भाबर पेटी कहते हैं। आपने जितने भी लोग पर्वतीय क्षेत्रों में कभी गए पर्यटन के लिए, तो आपने देखा बड़े बड़े गोल पत्थर होते हैं, बड़े बड़े गोल पत्थर होते हैं। ब्यास नदी में कितने लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, नदी के अंदर गए और नदी के अंदर बड़ा सा पत्थर होता है,
हमारा ये भाबर पेटी होगी। ठीक है सभी लोग, ये चित्र आपको बहुत कुछ बता देगा हिमालय के बारे में, चित्र बहुत कुछ बना देगा, उसका प्रकृति, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति। सबसे ज्यादा कटे फटे कौन से? सबसे ज्यादा कटे फटे हैं हमारे शिवालिक। शिवालिक जो हमारे एकदम बाह्य हैं वो सबसे ज्यादा कटे फटे हैं, शिवालिक हैं, अवसादी हैं, ये बाद में फोल्ड हुए हैं और इनके उत्तर में क्या होते हैं, ये हो जाते हैं हमारे पास दून। इनकी औसत ऊंचाई कुछ 900 मीटर, 900 मीटर के करीब इनकी औसत ऊंचाई है और कुछ किताबें 900 से 1200 मीटर कहती हैं। चौड़ाई ये उतने चौड़े नहीं है जितने मध्य हिमालय हो, ये अलग अलग क्षेत्रों में है। इनकी चौड़ाई 10 से या 50 से 10 किलोमीटर लिखूंगा। क्या मैं कह सकता हूं पश्चिम में चौड़े, पश्चिम में चौड़े होते हैं। और बता दूं सिक्किम के बाद नहीं होते, सिक्किम के पूर्व में शिवालिक सही नहीं, शिवालिक सिक्किम तक जाते जाते उन्हीं में मर्ज कर जाते हैं। शिवालिक मर्ज इन द मिडिल हिमालयस बाय द टाइम दे रीच सिक्किम। अब देखेंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दुधवा रेंज आता है, जहाँ पर हमारे पास क्या है, दुधवा रेंज पीलीभीत आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश नेपाल के बॉर्डर में, वहां तक जाते हैं। थोड़ा बहुत चले गए सिक्किम की तरह चूड़िया मुड़िया पर्वत कहलाते हैं वहां पर, ये वहां तक है। लेकिन पूर्वोत्तर में ऐसा होता है कि सारी की सारी श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ जाती हैं। क्लियर हो गया? अपनी स्लाइड पे चलें एक बार, अपनी स्लाइड पे चलते हैं। सब हिमालय शिवालिक की हम बात कर रहे हैं। लघु हिमालय 80 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर ये तो मिडिल हिमालय हुआ हमारा। हम लेसर के हिमालय की बात कर रहे हैं, लेसर में डाला हुआ इसमें हमारा जिसमें एक गड़बड़ा है तो मिडिल हिमालय ना, सब हिमालय का इसका वेरियस नाम होते हैं। तो ये शिवालिक कहलाता है, पश्चिम में शिवालिक कहलाता है, यहाँ आएगा तो ये दुधवा कहलाएगा, जब उत्तर प्रदेश की सीमा पर आ जाएगा, और नेपाल की तरफ ये चूड़िया मुड़िया कहलाता है। और जनरली यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वैली बनती है जिन्हें दून कहा जाता है, देहरादून, कोटली दून, ये सब हमने इस पर बात कर ली। ठीक है, अब ये तो हमने हिमालय की कैसे बात की बच्चों, ये हमने हिमालय की बात की उत्तर से दक्षिण, सबसे पुराना हिमालय से नया हिमालय, पुराने हिमालय से नया हिमालय। लेकिन श्रीमान सिडनी बुलार्ड ने हिमालय को पश्चिम से पूर्व में अक्षांश न करके देशांतरीय रूप में भी काटा है। ठीक है, अनुदैर्ध्य दृष्टि से भी हिमालय को काटा है, उसका वर्गीकरण आप लोगों के सामने। ठीक है, जल्दी से एक बार नाम देख लेंगे, फिर मैंने समझा देता हूं। पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, चलो तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं, अपने तरीके से बनाएंगे ताकि चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाए। तो श्रीमान सिडनी बुलार्ड ने, बुलार्ड तो इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में आप अनुदैर्ध्य दृष्टि से हिमालय का वितरण ले लीजिए। जो वर्गीकरण हुआ है, इसका वर्गीकरण कैसे किया है? नदियों से किया है। वर्गीकरण किससे किया है? नदियों से किया है। तो अब तो हमें हिमालय बनाना आता है, अब तो हम हिमालय को ऐसा जानते हैं, ये यूं 2500 किलोमीटर यूं आएगा, पहला तो ये बना देना, उसके बाद ये बना देना, उसके बाद ये बना देना, उसके बाद ये बना देना। पक्का बनाइएगा इसको, सिर्फ सुनिएगा मत। बहुत से लोग कहते हैं सर नोट से किताब और ये बस हम देख लेंगे, साथ में बनाइए, साथ में बनाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा, डाउट ही नहीं रहेगा, डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी नदी अभी अब तो हमें पता है, ये हमारी सिंधु नदी, यहाँ पे मोड़ खाती है, ये क्या होगी? सिंधु नदी, इंडस नदी। ठीक है, इंडस के बाद हमारे पास एक और नदी है जो यूं आती है, इंडस, और ये यहीं से आती है कि नहीं आती? ये क्या है? सतलुज नदी। सतलुज के बाद यहां से काली नदी, काली के बाद यहां पर तीस्ता नदी, और यहीं से ये जो नदी आई थी, ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। लीजिए, हमारा काम बन गया, हमारा काम बहुत क्लियर, बहुत आसानी से बन गया। इसको हम करते हैं, लाल रंग से कर देते हैं। 1 2 3 4 4 वर्ग हो गए हमारे, काम खत्म। नदियों ने हिमालय को जिन खंडों में अनुदैर्ध्य रूप से, लॉन्गिट्यूडनल रूप से जो डिवाइड किया, देयर आर 4 सब डिविजन्स व्हिच वर क्रिएटेड। देयर आर 4 सब डिविजन्स। तो अगर मैं हिमालय को यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर मैं 2400 किलोमीटर मान लूं, कुछ किताबें 2500 भी करती हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों? नंगा पर्वत, यहाँ पर नमचा पर्वत। मजे से बनाइए, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नंबर वन है कश्मीर हिमालय, या पंजाब हिमालय भी कहते हैं इसे, यहाँ पे लिखूं मैं, क्रम में लिखता हूँ। नंबर 1 पंजाब, कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय। ठीक है, नंबर 2 कुमाऊं हिमालय, हिंदी में भी कुमाऊं लिख सकते हैं बच्चों, कुमाऊं हिमालय, हिंदी में कुमाऊं हिमालय लिख लेंगे। नंबर 3 नेपाल हिमालय। नंबर 4 कहलाता है असम हिमालय। ठीक है, ये हो गए सभी लोग। अब दिक्कत ये है कि मेरा चित्र एकदम गलत है। अरे सर, आपका गलत क्यों है? क्योंकि मैंने तीनों को समान दिखाया है, बट ये तो मैं आप लोगों के लिए करता हूं ना, ताकि आपके दिमाग में चित्र छप जाए। सच में देखा जाए तो लंबाई में नेपाल हिमालय सबसे लंबा है, तो ताकि आप इस चित्र से, so that you are not ill informed by this easy diagram which we have, तो मैंने आपके लिए लंबाई भी लिख दी है, 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 720 किलोमीटर। टोटल अगर ऐड करें 6 4 10
7 3 10 8 5 13 14 24। आगे सभी लोगों के लिए तो सबसे सबसे कंकरा सबसे छोटा हिस्सा कौन सा? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट स्ट्रेच। सबसे लंबा लॉन्गेस्ट स्ट्रेच किसके पास है? नेपाल हिमालय। अब इसी चित्र को आप देखकर मुझे बताइए, इसी चित्र को देखकर आपका टेस्ट है 1 2 3 4 में, कहां पे चारों हिमालय डिस्टिंक्ट दिखाई देते हैं, चारों हिमालय अलग अलग दिखाई देते हैं। कौन से हिमालय में चारों हिमालय अलग अलग दिखाई देते हैं? चारों हिमालय अलग अलग कहां दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताइए, चारों हिमालय अलग अलग कहां दिखाई दे रहे हैं? सर चार कौन से होते हैं? ए ट्रांस हिमालय, बी डी, समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा चौड़े हिमालय कहां है? पश्चिम में चौड़े। सबसे ज्यादा नैरो कहां पर है? यहां पर है। नैरो यहां पर है। सारी श्रृंखलाएं एक साथ मिलती हुई सी प्रतीत होती है कहां पर? यहां पर। तो लोगों को क्लियर हो गया? तो ये हुआ बच्चों हिमालय के बारे में। और यहां पर आ जाते हैं हमारे पूर्वांचल हिमालय। अगर आप यहां पर आएंगे असम हिमालय में, असम हिमालय में तो यहां आएगा डी एम ए एम, दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। सर ये कहां मिलेगा? जल्दी से भारत के मानचित्र में देखिए, जल्दी देखिए कि आपको दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी मिले या नहीं मिले, ताकि हम असम हिमालय के भी टुकड़ों को देख लें। दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी दिखाई दिए नहीं दिए? अरुणाचल प्रदेश में आ जाएंगे दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। और यहां पर जब मोड़ आएगा इसको बोलते हैं पटकाई बुम। जहां मोड़ आता है वो है पटकाई बुम। उसके बाद आएगा नागा हिल, उसके बाद आएंगे नागा हिल। नागा को पूर्वांचल में गिना जाता है। यहां पे मणिपुर, मणिपुर, और यहां पर मिजोरम, मिजोरम के पर्वतों को लुशाई भी कहा जाता है। चेक करिए क्या ये मिले या नहीं मिले। जो भी बच्चा ऐसा महसूस कर रहा है सर ने बहुत डिटेल दे दिया, मुझे तो नहीं मिल रहा है, तो अपनी एटलस का सही पेज नहीं खोल रहे आप। इसका मतलब एटलस का सही पेज नहीं खोला है। एटलस का नॉर्थ ईस्ट का पेज खोलना पड़ेगा, तब जाकर ये सारे के सारे आपके सामने छपे हुए मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का पेज, किसी ने अरकान तक ढूंढ लिया बेटा, अरकान तो फिर म्यांमार में चला गया। ये वाला पेज सब लोग ये ढूंढ लीजिए, पक्का हो जाएगा, पक्का यही हो जाएगा। ये हुए हिमालय, ये क्या हुए? हमारे लिए हो गए हिमालय, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक है, मेरा बहुत मन है, एग्जाम में बहुत आता है भाई, तो वो टॉपिक मैं करवा दूं। बहुत बड़ा सा बना रहा हूं। थोड़ा सा मेरा बस थोड़ा सा मेरे साथ धैर्य रखिए। एक बहुत अहम टॉपिक, ये है भाई जम्मू, और ये है भाई श्रीनगर, और बीच में है पीर पंजाल। ये है भाई कुल्लू मनाली, और ये है लेह। मुझे इनमें जाना है, तो जाने के लिए बच्चों मुझे क्या लगने वाला है? मुझे लगेगा, और ये मेरा सियाचिन है, मुझे इनमें जाना है तो मुझे कुछ पास पार करने पड़ेंगे। क्या आप जानते हैं ये पास जम्मू और श्रीनगर के बीच में एक पास है, इस पास का नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत है ये, पीर पंजाल से निकलता है बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। क्या है ये? बनिहाल पास या दर्रा, बनिहाल पास। मनाली से ले जाऊंगा तो यहां से पास करूंगा 12 लच्छा ला, और ऊपर जाऊंगा तो यहां पर आएगा खारदुंगला, खारदुंगला। अगर श्रीनगर से मुझे ले जाना है, श्रीनगर से अगर मुझे ले जाना है तो आएगा जोजिला। कहीं आपने जोजिला टनल सुनी हो? अगर मुझे श्रीनगर से गिलगित जाना है या पीओके जाना है तो एक पास आएगा, इसको कहते हैं बुर्जिल पास। मैंने बहुत बड़ा बनाया है ताकि आप लोगों को दिखाई दे सके। बेकार में लोग क्या करते हैं, पास के नाम याद करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता होता क्या है। होता यह है कि पास में कुछ रास्ते हैं, तो आपको जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो बनिहाल पास से निकलिएगा। यहीं पर आपकी जवाहर टनल भी है, जवाहर सुरंग भी, ठीक है। 12 लच्छा ला से जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी वाली घाटी मिलेगी? लाहौल स्पीति मिल जाएगी। लाहौल स्पीति में अभी आपने सुना अटल सुरंग बनाएगी लाहौल स्पीति पहुंचने के लिए, 12 लच्छा। यहीं पे मनाली, कुल्लू मनाली के पास भी आप लोगों ने बहुत पुराना मशहूर दर्रा सुना होगा जिसको क्या कहते हैं? रोहतांग दर्रा। अब जितना बड़ा चित्र बना दो उसमें सब क्लियर होने लगता है। बात ही बात में अगर आपको ले जाना है ले और सियाचिन की तरफ जाना है तो खारदुंगला लेना होगा। ये विश्व का हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो गई है, सबसे ऊंची सड़क खारदुंगला हो जाएगी। 12 लच्छा ला दिख जाएगा, 12 लच्छा ला। एक नदी है, एक नदी है जो यहाँ से आएगी, इस तरह से घुसेगी और यूं पाकिस्तान चली जाएगी। सतलुज नदी, सतलुज नदी भारत में जब घुसती है तो वो हिमालय को काटती है और यहाँ बनता है एक बहुत मशहूर दर्रा जिसको कहते हैं शिव किला। ये प्राचीन सिल्क रूट में भी यही यूज होता था। अब अगर आपकी एटलस में कुछ ना भी मिले तो मुझे तो कुछ समस्या ही नहीं दिखती, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना बड़ा बना दिया। इन पे से प्रश्न आते हैं, खूब प्रश्न आते हैं, खूब प्रश्न आते हैं, मेरा काम बन जाता है। निकी कह रहा है एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर? बेटा एनसीईआरटी के चैप्टर में होता तो बात ही क्या थी, हिमालय पे पढ़ लो, ठीक है। तो शिव किला कहाँ हो गया? अब ये हिमाचल प्रदेश में भाई, ये हिमाचल में। 12 लच्छा कहाँ है? हिमाचल में। लेकिन बुर्जिल, जोजी, पनिया, पीर पंजाल ये किसमें आ गए? कश्मीर में आ गए। आगे कि नहीं आ गए? अच्छा, एक मैंने अपने लिए याद किया, एक लड़की का नाम तमन्ना। आपने नाम सुना? लड़की का नाम तमन्ना। मैं एक लड़की को जानता था तमन्ना, तो उनके नाम से मुझे 3 पास याद करने को मिल गए उत्तराखंड के। TMN तमन्ना। तो टी क्या है? टी से आगा ला, एम से माना ला, एन से
नीतिला कई बार कहता है इनको क्रम में लगाइए। उत्तराखंड के ये हो गए, ये तीनों रास्ते बच्चों, ये तीनों के तीनों पास, तीनों के तीनों दर्रे कहां के लिए यूज होते हैं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। और यहाँ पर आपने हाल ही में सुना होगा कि हमारा नेपाल बॉर्डर पर नेपाल कह रहा है कि यार इस क्षेत्र में हमारी जो है, ये क्षेत्र आपका है, ये क्षेत्र हमारा है। तो यहाँ पर क्या आता है? TMN के बाद आता है लिपू लेक। लीजिए हो गए दर्रे। इन्हीं से सवाल आते हैं। दर्रे तो और भी हमारे पास, जैसे नाथुला हमारा सिक्किम में है, अरुणाचल में, बट एग्जाम की दृष्टि से हमारा इतना ही हो जाता है। इतने बड़े से हमारा काम हो जाएगा। सबके लिए दर्रे आसान हो गए कि नहीं हो गए? मुन्ना कुमार कह रहा है टाइम हो गया। मुन्ना कुमार सबका टाइम आना है। कुछ लोग एग्जाम के लिए टाइम को यूज करने वाले हैं और तुम टाइम गिन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो रिक्वेस्ट किया था 5 मिनट एक्स्ट्रा मांगे थे, आपने दे दिया, बहुत दया है मुन्ना कुमार जी। बाकी आपने बनाया नहीं बनाया, कुछ लोग अभी भी होंगे, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, जब तक लिखवाएंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? खत्म करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको कुछ समझ नहीं आया। अब समझ इतना आसान है, नहीं समझ में आया। आपको कुछ होना चाहिए कि नहीं, इनको समझ में नहीं आया, जिसको ये नहीं समझ में आया एडीएम बन के क्या करेगा? लोग अपनी बाहर लेकर आए साहब, हमका कद समझ में आया। तो आपको लगता है कि यूपीएससी इतनी बेवकूफ है कि जिनको ये नहीं समझ में आया कि श्रीनगर से लद्दाख जाना होगा तो पहाड़ काटने पड़ेंगे, पहाड़ के बीच में गैप ढूंढा जाएगा। गैप क्या कहलाएगा? गिलगित, बुर्जिल, जोजी और बनिहाल। दिक्कत तो क्या? ये बेचारा रेट नहीं पा रहा है। बेटा बहुत लंबी जर्नी है, यूपीएससी होगा ना होगा तो उसका जानते नहीं। बट अगर आपको ये नहीं समझ में आया, अगला मन नहीं दिला, कुछ और कर ले भाई। और जो लोग सीरियस हैं, आपको भी पता है आपके सामने बहुत आसानी से एक ही जगह पे आपके नोट्स में होगा, बार-बार उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब एक जगह पर मिल गया। हिमालय के बारे में, हिमालय की पर्वत श्रृंखला, इनका संरचना, सब कुछ इस पे खत्म कर दिया। कल शाम 3 बजे इस तरह से 3 महीने अगर 90 दिन हो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके लिए मिनिमम आपने पहले से प्रेम से सुना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड द रिजल्ट विल बी सो योर्स। गुड नाइट।